हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पुनः लौटे हैं काफ़ी दिनों से। हमारा एक टॉपिक चल रहा था जो अधूरा रह गया था, आर्थिक अवधारणाएं नियोजन। तो ये अर्थशास्त्र का पहला टॉपिक है। अभी आगामी 29 जून को आपके इस सब्जेक्ट का पेपर होना है। तो ये पार्ट है वो सिलेबस के हिसाब से 3 अंक का है। इन 3 अंकों को हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि 3 में से 3 अंक अगर आप मेरे बताए गए इस फार्मूले के हिसाब से या मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आप पूरे 3 में से 3 अंक बनाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अमूमन इस पार्ट से मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा और वो 25 से 30 क्वेश्चन है वो आप अगर भली भांति पढ़ लिए तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। तो हम इस वीडियो का आधा भाग पहले कर चुके थे, परंतु तकनीकी खराबी से वो वीडियो थोड़ा साफ अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए आज हम इसको शुरुआत से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सारे प्रश्न हैं वो ध्यान से देखने हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक अवधारणा में पहले भी हमने बिंदु बनाया था। नंबर 1 क्या था? राष्ट्रीय आय। तो देखो इसमें हम 2 प्रश्न ही बनाएंगे मात्र। पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय। इसमें हम कितने प्रश्न बनाएंगे? 2 क्वेश्चन बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन जो है उसमें जो पहले क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि एक देश के सभी साधनों द्वारा, साधन हमने पहले भी देख लिए, एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है? राष्ट्रीय आय एक देश, चाहे कोई सा भी देश हो, सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो देखो, एक देश के सभी साधनों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। अब देखेंगे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़े, याद रखना है अवधारणाएं, यानी अवधारणाएं या फिर क्या है? रूप। 4 रूप है मुख्यतः। पहला ही आता आपने क्या? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी। अब देखो जीडीपी का क्या फुल फॉर्म क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू जो उत्पाद है वो और राष्ट्रीय आय की परिभाषा में बहुत थोड़ा अंतर है। अगर आप याद नहीं कर सको, अगर दोनों प्रश्नों को एक ही परिभाषा में देना चाहो तो उत्तर एक लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम ये लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा में कि एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वित्त वर्ष में जो उत्पन्न अंतिम वस्तुओं का जो समग्र योग है वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो इस परिभाषा और उस परिभाषा में आपको जो सरल लगे वो याद करनी है कि एक देश में या देश की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वित्त वर्ष में
उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं के मूल्य का योग बराबर क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो एक देश के सभी साधनों के द्वारा, इसमें भी एक और लिख सकते हो, उत्पादन प्रक्रिया के योगदान के फलस्वरूप अर्जित आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की आपके प्रश्न आएगी, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी है? तो पहला हो गया सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा हो गया शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद दो ही पूछी जाती है, तीसरा पूछे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, चार इसकी अवधारणाएं हो गई। अब इसके बाद में राष्ट्रीय आय से संबंधित एक और प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना का क्या महत्व है? तो महत्व में आपको जो लिखना है, जो महत्व है वो पहला महत्व तो है आर्थिक विकास का मालूम चलता है। इससे विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का ज्ञान होता है और दो नंबर बिंदु बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना होती है इससे। की तुलना की जा सकती है। चार है वैसे, अपने को दो याद करने हैं। तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में यह सहायक है। तो दो बिंदु आपको यहाँ पर है, महत्व क्या आना चाहिए? किसका महत्व है? राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व है। तो देखो, राष्ट्रीय आय से संबंधित 3 क्वेश्चन किए। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा या राष्ट्रीय आय को परिभाषित करो। तो एक देश के सभी साधनों के द्वारा, यहां पर एक वित्त वर्ष लिख सकते हो या एक वर्ष और लिख सकते हो। एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया के योगदान के फलस्वरूप अर्जित राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं हैं। पहली है सकल घरेलू उत्पाद, शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, या सकल घरेलू उत्पाद, या फिर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है? तो परिभाषा लिखनी है। परिभाषा में क्या लिखोगे कि एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वित्त वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग बराबर क्या लिखेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। तो दोनों अच्छे प्रश्न हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। तो हमारा राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। राष्ट्रीय आय से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न में 3 ही प्रश्न है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो या परिभाषित करो, फिर राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व है और राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी उदाहरणें हैं या कौन कौन से रूप हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के बाद में कौन सा आ जाता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को क्या भी बोलते हैं? औसत आय। 2 प्रश्न है, दोनों समझ लो। तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक विकास की गणना का उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है उसके अनुरूप इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से कहीं अधिक किसी भी देश के आर्थिक विकास की गणना या किसी भी राष्ट्र के जो विकास है उसको जानने का माध्यम है। प्रश्न आता है इसमें ये कि राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कैसे निकाली जाती है? तो इसका सूत्र होता है, देखो, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या। देखो बालको, सीधी सी बात है,
जो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम देश की जनसंख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय आ जाएगी। अब इसके बाद में अपना अगला जो अवधारणा या बिंदु है वो है राष्ट्रीय आय की गणना। देखो ये बढ़िया प्रश्न है, इसमें 3 प्रश्न हल करेंगे हम। राष्ट्रीय आय की गणना, तो गणना में देखो 3 प्रश्न कौन कौन से करेंगे। पहला प्रश्न आ गया कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो नाम लिखेंगे हम उस व्यक्ति का, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1868 में ही इस राष्ट्रीय आय की क्या की, गणना की। अब देखो 2 नंबर बिंदु, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक संस्था जो बनाई गई या राष्ट्रीय आय समिति, वो 1949 में पीसी महालनोबिस, याद रखो एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने 1949 में एक संस्था की अध्यक्षता की जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई, प्रश्न हो गया 1949। किसकी अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस। तो उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1955 में, और उसके सुझावों के अनुसार एक संस्था का निर्माण हुआ 1955 में, और संस्था का क्या नाम रखा गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSO। ध्यान दें बालक, ध्यान दें। 1949 में स्थापित राष्ट्रीय आय समिति जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, उन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट के मुताबिक 1955 से लेकर अब तक राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य है वो एक ही संस्था करती है जिसका क्या नाम है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSO द्वारा की जाती है। तो इसमें कितने प्रश्न हुए हमारे, 3 प्रश्न हुए। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, दादा भाई नौरोजी ने 1868। फिर राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब, किसकी अध्यक्षता में, 1949, पीसी महालनोबिस। अब प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा विभाग करता है, तो आपको यह नाम लिखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, जिसको हम क्या नाम भी देते हैं, CSO। अब देखो अगला बिंदु, राष्ट्रीय आय की गणना के बाद हमारा अगला बिंदु जो है वो देखेंगे। हमें कहने का मतलब है अब हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर है। समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना। देखो जो जो समय है वो बढ़ता रहता है, समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में क्या होना, वृद्धि होना, क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि कहलाता है। समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन। देखो अब हम पढ़ते हैं आर्थिक वृद्धि, दोनों एक जैसे टॉपिक हैं। आर्थिक वृद्धि समय के साथ साथ देश के वास्तविक उत्पादन, जो समय का साथ साथ है, जो देश का जो उत्पादन जो प्रक्रिया है
या जो देश की जो आय है यानी वास्तविक उत्पादन है या किस में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वृद्धि होना आर्थिक वृद्धि कहलाता है। वृद्धि कहलाता है। समझना है आर्थिक विकास को। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की एक अवधारणा है। इसमें हमें देखना है कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के ढांचागत और संरचना में क्या होता है, बदलाव होता है। अर्थव्यवस्था के ढांचागत एवं संरचनात्मक बदलाव के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि दोनों अच्छे प्रश्न हैं। भविष्य के लिए प्रश्नों में आपको देखना होगा, यहाँ पर आर्थिक विकास जो है वो क्या है। आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचागत को क्या बोलते हैं, या संरचनात्मक परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। लोगों के जीवन या लोगों का जो जीवन स्तर है ऊंचा होता है या ऊंचा उठता है। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचागत और संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होता है। क्या कहेंगे हम इसको, बहुत ही बेहतर प्रश्न है ये। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम हम देंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग हैं। समय के साथ साथ देश के वास्तविक उत्पादन या आय में वृद्धि का होना आर्थिक वृद्धि है, जबकि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था का ढांचागत संरचना में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने ये बनाया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। 3 क्षेत्र है भाई। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न आता है अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो सबसे पहला होगा कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र। कई बार इसको हमने देखा है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम था सहायक क्षेत्र। इसको समझ लो, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को उपयोग में लेकर जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रकृति से जो प्राप्त उत्पाद है या प्रकृति से जो भी वस्तुएं मिल रही हैं उन्हें हम किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में।
इसमें इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या नाम दोगे? कृषि। 2 नंबर पर क्या लिखोगे? खनन। 3 नंबर पर कोई सा भी लिख दो आप, डेयरी लिख दो इसमें। फिर मत्स्य पालन लिख सकते हो, कुक्कुट पालन लिख सकते हो। यह सभी किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। 3 प्रश्न आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, प्राथमिक क्षेत्र के क्या उपनाम है, और इसकी कौन कौन से उदाहरण हैं। अब नंबर आ गया द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र उसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं भाई, औद्योगिक क्षेत्र। जैसा कि नाम है वैसा इसका अर्थ है। आ जाओ इसको हल करें। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का रूप गुण धर्म बदलकर नई वस्तुओं का निर्माण करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो वस्तुएं मिली, चाहे कृषि से मिले, चाहे हमें खनन से मिले, या अन्य किसी भी रूप में मिले, उसका रूप गुण धर्म परिवर्तित करते हुए नई वस्तुओं का निर्माण करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र की अधिकांश क्रियाएं हैं वो उद्योगों में, कारखानों में संपन्न होती है, इसलिए इसे किस नाम से जाना गया? औद्योगिक क्षेत्र। अब देख लो उदाहरण। कपास से कपड़ा का बनना, लोहा अयस्क से लोहा इस्पात का बनना, अनेक उदाहरण देख सकते हो। गन्ने से चीनी का बनना, अन्य किसी भी प्रकार की जो भी कच्चा माल कृषि से और जो खनन प्रक्रिया से मिल रहा है उसका रूप गुण धर्म परिवर्तित हो जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र की क्रिया हो जाती है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा हो गया तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र उपनाम सबके हैं सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। अब आपको सेवा क्षेत्र जो है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था में जो तीसरा जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। परिभाषा सुन लो आप, बहुत आसान है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के निर्माण में संलग्न नहीं होता है, लगा हुआ नहीं होता है। यह प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र के क्रियाओं में क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। तो एक बार दोबारा है, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र से भिन्न है। इसमें वस्तुओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र के कार्यों में ये क्या करता है? सहायता उत्पन्न प्रदान करता है। इसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा गया है, जो वस्तु का निर्माण नहीं कर रहा है वरन वस्तुओं के निर्माण में क्या देता है? सहायता देता है। जैसे पहला हमने लिख दिया इसमें संचार, परिवहन, बीमा, बैंक, भंडारण, ये सभी क्रियाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब इसमें हमें देखना है, अगला बिंदु है बुक के हिसाब से, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में हुआ परिवर्तन। तो क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ? हर राष्ट्र अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को संलग्न रखा है। जो जो विकास हुआ, जो श्रमिक हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थे, उसका अनुपात घटता गया
और किस क्षेत्र में लगते गए द्वितीय, और लास्ट में किस क्षेत्र में आते गए तृतीय। तो क्षेत्रों में हमें ऐतिहासिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आता है तो हम लिखेंगे कि विकास की आरंभिक अवस्था में प्रत्येक राष्ट्र आरंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में ही संलग्न था, परंतु जो जो विकास हुआ त्यों त्यों प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में घटती गई और द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र की बढ़ती गई। अब इसमें एक प्रश्न और आता है भारत के संदर्भ में कि भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, तो कौन से क्षेत्र में नियोजित हैं, प्राथमिक क्षेत्र। देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 50% जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र। जबकि इनके द्वारा उत्पन्न जीडीपी देश के कुल जीडीपी का मात्र कितना प्रतिशत है, 15%। इन दोनों आंकड़ों से आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो आर्थिक जो स्थिति है वो यहाँ बयान हो रही है कि देश की 50% जो जनसंख्या है वो अपने भरण पोषण के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है और इन 50% लोगों द्वारा देश के कुल जीडीपी में योगदान मात्र कितना है, 15%। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हम अगले ही पाठों में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्त चुनौती, 3 चुनौती उसमें पढ़ेंगे। पहली मूल्य वृद्धि पढ़ेंगे, दूसरी गरीबी पढ़ेंगे, तीसरी बेरोजगारी पढ़ेंगे। तो वहां पर हम छिपी बेरोजगारी पढ़ेंगे कि लोग काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं परंतु उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, अर्थात उनको उत्पादन प्रक्रिया से हटा भी दिया जाए तो अभी उत्पादन पर परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों का जो उत्पादन है वो क्या है, शून्य है। इस कारण ही यहाँ पर 50% लोगों द्वारा मात्र 15% जीडीपी का उत्पादन किया जाता है। अब देखो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग हैं, 50%, और उन 50% द्वारा देश के जीडीपी का कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है, 85%। अब हमारे यहाँ पर है तीसरा प्रश्न है कि भारत में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही क्यों नियोजित है, तो उत्तर आप दोगे कि भारत में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है वो रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहा है। रोजगार का सृजन नहीं किए जाने के कारण भारत में है वो अधिकांश लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में ही क्या है, नियोजित हैं। और भारत की कुल जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो आपको क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का। तो देखो हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों के उपनाम, तीनों क्षेत्रों के उदाहरण और परिभाषा एवं अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र में लगे हुए लोगों का प्रतिशत एवं जीडीपी में योगदान पूरा देख लिया है। और एक प्रश्न हमने देख लिया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में बताना आपको। हाँ, तो ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है हमारे यहाँ पाठ का अधिकांश हिस्सा पूरा होता हुआ अब हम नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो नियोजन के बारे में हम 5% पढ़ेंगे। तो नियोजन जो है सबसे पहले उसका क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे। तो नियोजन की परिभाषा देखो मैं आपको लिख दूं, आपकी बुक में कुछ भी होगी मेरी बताई गई परिभाषा आप याद करें। नियोजन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, नियोजन की परिभाषा नहीं लिखेंगे, किसकी परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पर अर्थशास्त्र चल रही है इसलिए हम यहाँ आर्थिक नियोजन को परिभाषित करेंगे। तो नियोजन आर्थिक विकास की एक पद्धति है यह परिभाषा आप याद करें जिसमें किसी राष्ट्र के सीमित एवं
दुर्लभ संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे राष्ट्र के पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो सके। परिभाषा बड़ी जरूर है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा माइंडली सेट करना है। कई बार मैं बच्चों को चेक की परिभाषा पूछता था, वो गड़बड़ हो जाती थी। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे, 10-10 बार बताने के बावजूद भी माइंडली सेट नहीं कर पाते थे। पर्सन को माइंडली सेट करने के लिए उसे समझना पड़ता है। जैसे ये क्या है, ये आर्थिक नियोजन है। नियोजन आर्थिक विकास की ये क्या है, पद्धति है, वही एक तरीका है जिसमें किसी भी राष्ट्र के सीमित, हर देश में संसाधन के कैसे हैं, सीमित हैं। सीमित संसाधन एवं बड़ी कठिनाई से, दुर्लभ मतलब बड़ी कठिनाई से मिलने वाले ऐसे संसाधनों का उपयोग कैसे करो कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। जैसे लक्ष्य हासिल कर लिया कि देश की विकास दर है वो 8% करनी है, जबकि संसाधन तो हमारे पास सीमित ही है, संसाधन थोड़ी बढ़ गए। ऐसा कोई तरीका अपनाओ जिससे थोड़े संसाधनों में ही हमें क्या प्राप्त कर सकें, बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी के जीवन में भी नियोजन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर विद्यार्थी के जीवन में नियोजन आर्थिक नियोजन नहीं है, सिर्फ नियोजन है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक नियोजित तरीका। वैसे ही ये आर्थिक नियोजन है, वो मैंने परिभाषित किया। आप लोगों को आर्थिक नियोजन को भली बात ही समझना होगा। हम वो चेक वाली बात कर रहे थे, चेक वाले प्रश्न में विगत वर्षों में देखता आया हूं कि क्लास में 20-25% बच्चे हैं वो याद कर पाते हैं, 15 रोज बाद में पूछते तो 5% या 10% बच्चे बता पाते हैं। देखो चेक में क्या होता है कि चेक एक ऐसा क्या है, दस्तावेज है जो किसी बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश देता है। थोड़ा घुमाव है, परंतु हम अगर समझ लें, चेकबुक हमारे पास होती है, वैसे ही इस परिभाषा को आप समझें। अब हमारे अगला है आर्थिक जो नियोजन है उसके यानी तत्व है या घटक। नंबर 1, लक्ष्यों को प्राथमिकी निर्धारण करना। लक्ष्यों की प्राथमिकी क्या करना, निर्धारित करना। निर्धारण सबसे पहले होगा, फिर क्या करना है, प्राप्ति की क्या बनाना, प्राप्ति की क्या बनाना, योजना बनाना। और 3 नंबर में संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन करना। तो 3 इसके घटक या तत्व हो गए। अब देखो बालको, मुख्य प्रश्न आता था उद्देश्य। आप उद्देश्य किसके पढ़ रहे हो भाई, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य हो गया, 2 पूछे जाते हैं ज्यादातर। पहला उद्देश्य हो गया आर्थिक विकास। और दूसरा हो गया, आप इसके 10 उद्देश्य लिख सकते हैं अपने। आर्थिक विकास के बाद में दूसरा बिंदु लिखें तो इसमें हो जाएगा आत्मनिर्भरता। तीन नंबर हो जाएगा गरीबी निवारण। और 4 नंबर हो जाएगा इसमें यानी बेरोजगारी को दूर करना।
आधुनिकीकरण हो जाएगा, मोस्ट में सामाजिक कल्याण हो जाएगा, संतुलित विकास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बिंदु हम इस उद्देश्य लिख सकते हैं। आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, गरीबी निवारण, बेरोजगारी दूर करना, संतुलित विकास एवं यानी सामाजिक कल्याण, कितने बिंदु लिखकर इसको पूरा कर सकते हैं। प्रश्न हमारा जारी है अभी नियोजन वाला, थोड़ा सा आप और ध्यान दें। नियोजन के बारे में आपको बताऊं, सोवियत संघ दुनिया का पहला राष्ट्र था अब सोवियत संघ नहीं है। सोवियत संघ ने सर्वप्रथम नियोजित विकास का मार्ग अपनाया। नियोजित विकास का मार्ग अपनाया। नियोजित विकास का मार्ग है वो किस देश ने अपनाया? सोवियत संघ ने। प्रश्न है बेहतरीन। तो बेहतरीन प्रश्न जो है, क्या बेहतरीन प्रश्न है कि दुनिया के किस राष्ट्र ने सर्वप्रथम नियोजित विकास को अपनाया? तो आपका उत्तर क्या होगा? सोवियत संघ। वर्तमान में नहीं है, इसके 15 टुकड़े हो गए, 1990 में विकसित हो गया है। भारत में सर्वप्रथम, यानी भारत की बात है, भारत में सर्वप्रथम ये 1944 होगा भाई, सन आपकी किताब में नहीं मिलेगा। एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नियोजित विकास के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उनकी पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बस इतना समझ लो। सोवियत संघ दुनिया का पहला राष्ट्र था जिसने नियोजित विकास का मार्ग अपनाया। भारत में सर्वप्रथम 1944 में प्रमुख अर्थशास्त्री एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके तहत उन्होंने नियोजन का जो है वो मार्ग दिखाया। बेहतरीन प्रश्न हुआ अपना। ये आर्थिक नियोजन से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हुए हमारे। आर्थिक नियोजन से संबंधित जो सारे प्रश्न जो हमारे हुए, उसके तहत अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है 1950 में। आर्थिक नियोजन के लिए 1950 में और 1952 में दो संस्थाओं की स्थापना हुई है। पहली है योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई है? 1950 में। यह कैसी संस्था थी? यह एक सलाहकारी संस्था थी। सलाहकारी संस्था, इसे संवैधानिक संस्था भी कहते हैं। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। जो भी संस्थाएं संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है वो सारी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। अब देखो 1952 में एक संस्था की और स्थापना हुई जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। आपके प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना। तो 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई। यह एक सलाहकारी संस्था थी, संवैधानिक संस्था थी। दूसरा प्रश्न 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसका कार्य आ सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या कार्य है? तो योजनाओं में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य था। अब देखेंगे हाल ही में क्या हुआ कि इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। बार बार आता है भाई। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनी? नीति आयोग। कौन सी संस्था? नीति आयोग। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो।
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो स्थापना हुई है उसमें देखो हमें क्या करना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तो योजना आयोग ने ही प्रारंभ की। 12 पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना बीच में ही जनवरी 1 2015 को योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था की स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग जो बना उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न है वो क्या है कि नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र थे। नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 केंद्र। बढ़िया प्रश्न मैं आपको बताऊं, देखो इसको पूरा मिटाई दे अपने नीति आयोग पर ही चले। हमारा पाठ नीति आयोग के साथ समाप्त होगा। नीति आयोग, नीति आयोग सबसे पहला प्रश्न हो गया स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। अब यहां प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना के मूल में 2 क्या थे? केंद्र। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। नंबर 1 भारत के लिए क्या है? एक यानी हब बनाना था इसको, जिसमें ज्ञान व नवाचार हब, ज्ञान व नवाचार हब के नाम से इसे जाना गया। यानी हमारे देश में ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक नवाचार बनाया गया, यानी ज्ञान एवं नवाचार हब कह दो। और दूसरा था टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब जो 2 नंबर पर हमारा है, इसके तहत स्वदेशी को बढ़ाना था। टीम इंडिया हब है और ज्ञान व नवाचार हब है, ये 2 हब बनाएंगे। प्रश्न अब हमारे जगह नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। पहले योजना आयोग था, उसका अध्यक्ष भी कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। समझना है, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं तो क्या लिखोगे? श्रीमान नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। अब देखेंगे इसका एक उपाध्यक्ष और होता है। तो जब इसकी स्थापना हुई उस टाइम इसके उपाध्यक्ष के पद पर कौन आया? पहला आया अरविंद पनगड़िया, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो नए आ गए राजीव कुमार। याद रखना भाई, राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल इस पिछले मई जून महीने में पूरा हो गया था। सरकार है जो नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल पूरा हुआ तो, परंतु देश की जो संसद थी उन्होंने उनका कार्यकाल और आगे बढ़ाते हुए राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के क्या उपाध्यक्ष। इसे भारत के थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है। प्रश्न आता है भारत के थिंक टैंक की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप उत्तर लिख सकते हो योजना आयोग और नीति आयोग दोनों से कोई सा। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा टॉपिक बड़ा हो जाएगा हमारा, कि भारत में नियोजित विकास के लिए किसका मार्ग अपनाया? पंचवर्षीय योजनाओं का। 1 अप्रैल 1951 को सोवियत संघ से प्रेरणा लेते हुए भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास को प्रारंभ किया। पंचवर्षीय योजनाएं अनुरत चलती रही, बीच में कुछ दिक्कतें आई। 1951 से 56 से 61 से 66 66 बाद में 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाएगी। 69 से 74 से 80 79 1 साल का गैप, 80 85 85 90 90 के बाद में 2 साल का गैप, 92 तक का, 92 97 97 2002 2002 2007 2007 2012 और 2012 से 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होनी थी। परंतु उससे पहले ही 1 जनवरी 2015 को
भारत में योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग या योजना आयोग को भारत का थिंक टैंक की संज्ञा दी गई है। और देश का प्रधानमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष के पद के रूप में यानी वर्तमान में जो पदाधिकारी है उसका नाम है राजीव कुमार। अमिताभ कांत इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरा मानना है, उम्मीद करता हूं परीक्षा का पेपर देखकर आप हमारे इस वीडियो को दोबारा देख लेना। 100% गारंटी मेरी, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। 3 नंबर का काम मैंने अभी करा दिया आपको। अगले वीडियो पर हम तैयार मिलेंगे जल्दी ही। अब इकोनॉमिक्स ही चलनी है हमारी। तो आपको इसके ऊपर आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट करने की आवश्यकता है। आप अपना टाइम खराब न करें। फिर भी अगर आप फ्री हो तो कमेंट करके बता सकते हो, कोई कमी हो तो भी बता सकते हो। धन्यवाद।